हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके प्रोडक्ट से हम चारों ओर से घिरे हुए हैं। क्या आपने कभी विक्स की गोली लेकर अपनी झिकझिक दूर की है? तो वो इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। क्या आपने कभी हेड एंड शोल्डर से अपने बालों को वॉश किया है? तो वो भी इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। और ऐसे खूब सारे प्रोडक्ट जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो एक कंपनी बनाती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे और इस कंपनी का नाम है P&G, मतलब कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं अपनी वीडियोस में कभी भी किसी तरह के स्टॉक कॉल्स नहीं देता और ना ही किसी तरह के स्टॉक टारगेट्स देता हूँ। यहाँ पर जो मेरा फोकस रहता है वो यही रहता है कि मैं आपके साथ कंपनी के फंडामेंटल फैक्टर्स को डिस्कस कर सकूँ और आपको एक क्वालिटी एनालिसिस दे सकूँ। तो शुरुआत करते हैं इस कंपनी के बैकग्राउंड के साथ। तो P&G एक ग्लोबल ब्रांड है जो कि शुरू हुई थी 1837 में और इसे शुरू किया था विलियम प्रोटकर ने और जेम्स कैम्बल ने। विलियम प्रोटकर एक कैंडल मेकर थे इंग्लैंड से और जेम्स कैम्बल एक सोप मेकर थे ओहायो से। बट सवाल आ जाता है कि इनकी मुलाकात कैसे हुई। तो इनकी मुलाकात तब हुई जब इन्होंने एक ही घर की दो बहनों से शादी की जिनका नाम था ओलिविया और एलिजाबेथ नॉरिस। और जो इनके फादर इन लॉ थे उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि इन्हें एज अ बिजनेस पार्टनर बनके काम करना चाहिए। ईयर 1858-1859 में अमेरिका में एक सिविल वॉर चल रही थी जिसके रहते यूनियन आर्मी ने इन्हें सोप मेकिंग की और कैंडल मेकिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसकी वजह से जो इनकी सेल्स थी और इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो काफ़ी बूस्टअप हुई और इनके जो रिलेशंस थे अमेरिकन आर्मी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। लेटर ऑन 1880 में विलियम प्रोस्टर के ग्रैंडसन ने, जो कि एक केमिस्ट थे, उन्होंने एक इनएक्सपेंसिव सोप लॉन्च की जो कि अमेरिका में काफ़ी प्रमोट की गई। वर्कर्स रिलेशनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। जब भी इन्हें लगता था कि वर्कर्स प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो स्ट्राइक कर सकते हैं, तो ये उनके लिए प्रॉफिट शेयरिंग के, इक्विटी शेयरिंग के प्रोग्राम्स ले आते थे। कंपनी इसी तरह से ग्रो करती गई। उन्होंने पहले यूएस में टोटली एक्सपेंड किया, फिर दूसरी कंट्रीज में एक्सपेंड करना शुरू किया। इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था रिचर्डसन हिंदुस्तान लिमिटेड, जो कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग किया करती थी। बट लेटर ऑन कंपनी ने उस कंपनी को टोटली एक्वायर कर लिया और ये कंपनी इंडिया में इनकी ऑपरेशंस को रन करती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज आते हैं फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट से, जो कि है अराउंड 67.2% रेवेन्यूज। उसके बाद ऑयलमेंट एंड क्रीम से आते हैं 18.6% रेवेन्यूज। उसके बाद कफ ड्रॉप से आते हैं 11.3% रेवेन्यूज। टैबलेट से आते हैं 2.1% रेवेन्यूज और परफ्यूम्स और दूसरी चीज़ों से आते हैं 0.8% रेवेन्यूज। इसके अलावा अगर हम कंपनी के पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डिस्कस करें तो कंपनी का पोर्टफोलियो 10 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। बेबी कैटेगरी में आ जाती हैं पैम्पर्स और लुई जैसे प्रोडक्ट्स। फेमिनिन कैटेगरी में आ जाती हैं ऑलवेज और विस्पर जैसे प्रोडक्ट और कंपनी इस कैटेगरी में मार्केट लीडर है। फैमिली कैटेगरी में आ जाती है बॉन्टी और चार्मिन जैसे प्रोडक्ट्स। फैब्रिक कैटेगरी में आती हैं टायर्ड, एरियल और ये भी काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं। होम कैटेगरी में आ जाती हैं P&G प्रोफेशनल्स और कास्केड। उसके बाद हेयर कैटेगरी में आ जाते हैं पेंटीन हेयर एंड शोल्डर्स। स्किन पीसी कैटेगरी में आ जाते हैं ओला और ओल्ड स्पाइस परफ्यूम्स। ग्रूमिंग कैटेगरी में आ जाते हैं जिलेट के प्रोडक्ट्स। ओरल कैटेगरी में आ जाती हैं जो उनका काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है ओरल बी। और लास्ट कैटेगरी है P&G कैटेगरी और इसमें हमारी फेवरेट विक्स ब्रांड आ जाती है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज़ को जोग्राफिकली डिस्कस करें तो नॉर्थ अमेरिका से आते हैं 44% रेवेन्यूज़, यूरोप से आते हैं 24% रेवेन्यूज़, ग्रेटर चाइना से आते हैं 9% रेवेन्यूज़, एशिया पैसिफिक से आते हैं 9% रेवेन्यूज़, इंडिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका से आते हैं 9% रेवेन्यूज़ और बचे हुए 7% रेवेन्यूज़ आते हैं लैटिन अमेरिका से। चलिए अब हम इंडस्ट्री को भी एनालाइज कर लेते हैं कि इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है। तो इंडिया में FMCG सेक्टर टॉप 4th लार्जेस्ट सेक्टर है। मार्केट साइज की बात करें तो इस साल 2020 में यहाँ पे जो मार्केट साइज था
वो था 110 बिलियन डॉलर्स, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ईयर 2025 तक हो जाएगा 220 बिलियन डॉलर। और ये जो ग्रोथ आएगी ये आएगी रूरल एरिया से, क्योंकि वहाँ पे जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। बट अगर हम बात करें हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट के बारे में, तो यहाँ पे सेक्टर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Q2 19 के क्वार्टर में जो ग्रोथ रेट थी वो थी 11% की, जो कि Q2 20 के क्वार्टर में डिक्रीज होकर -17% हो चुकी है। हालांकि इस साल के रीजन तो हमें पता ही है कि लॉकडाउन था, बट अगर हम इससे पीछे के ट्रेंड को देखें, 2019 से लेकर 2020 तक के क्वार्टरली ट्रेंड को देखें, तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज होते आई है। रीजन ये है, पिछले 3-4 सालों से इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स में काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट पड़ा था। उसके बाद यहाँ पे बड़ी बड़ी FMCG कंपनीज में प्राइसिंग वॉर चल रही थी। उसके बाद GST का इम्पैक्ट पड़ा था, हालांकि वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था, बट तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स में काफ़ी सारे चेंजेस आए थे। बट अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म आउटलुक के बारे में, तो यहाँ पे वो पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू कि इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। इससे पहले कि हम फाइनेंशियल्स को डिस्कस करें, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा ना, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जाके जल्दी से फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं यूट्यूब और इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। चलिए हम शुरुआत करते हैं कंपनी की सेल्स के साथ। तो 2016 में जो कंपनी की सेल्स थी वो थी 2275 करोड़, 2017 में थी 2320 करोड़, 2018 में थी 2455 करोड़, 2019 में थी 2947 करोड़ और 2020 में हो गई 3002 करोड़। बट अगर हम बात करें ओवरऑल CAGR ग्रोथ के बारे में, तो कंपनी ने पिछले 5 साल में 5.16% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि पिछले 3 साल में इंक्रीज होकर 8.96% हो चुकी है। बट अगर हम कंपनी के पिछले 5 साल के CAGR को इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करें, जो था 5.16%, उसे इंडस्ट्री एवरेज जो कि है 3.6%, उससे कंपेयर करें, तो हमें पता लग रहा है कि कंपनी ने इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 2016 में कंपनी के प्रॉफिट्स थे 422 करोड़, 2017 में थे 433 करोड़, 2018 में थे 375 करोड़, 2019 में थे 419 करोड़ और इस ईयर 2020 में 433 करोड़ हो चुके हैं। बट अगर हम बात करें कंपनी के ओवरऑल CAGR के बारे में, तो कंपनी ने पिछले 5 साल में 4.58% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि पिछले 3 साल में डिक्रीज होकर 0.03% हो चुकी है। अगर इसे इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करें तो इंडस्ट्री एवरेज है 7%, बट यहाँ पे जो कंपनी का पिछले 5 साल का CAGR है, प्रॉफिट CAGR है, वो है 4.58%। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में कंपनी ने इंडस्ट्री को अंडर परफॉर्म किया है। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में, तो 2016 में जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो 27%, जो कि 2020 में डिक्रीज होकर 20% हो चुके हैं। बट यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसी के पास आते आए हैं। रिसेंट ईयर्स में जो डिक्लाइन आया है उसके पीछे के रीजंस हैं इन्फ्लेशन रिलेटेड कॉस्ट, जो कि कंपनी आगे कस्टमर को पास ऑन नहीं कर पाई थी। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 2016 में जो कंपनी का डिविडेंड पे आउट था वो था 28%, जो कि 2020 में 79% हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि कंपनी अपनी ज़्यादातर अर्निंग्स, अपनी ज़्यादातर प्रॉफिट्स डिविडेंड के फॉर्म में पे कर रही है। मतलब कि यहाँ पे कंपनी ह्यूज डिविडेंड पे कर रही है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी की बोरोइंग्स के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के पास कोई भी बोरोइंग्स नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ कंपनी ने पिछले 5-10 साल में कोई भी बोरोइंग्स नहीं ली है। रिसीवेबल डेज की बात करें, अगर आपको नहीं पता रिसीवेबल डेज का मतलब क्या होता है, रिसीवेबल डेज मतलब इस तरह के बिजनेस में क्या होता है कि पैसा साथ के साथ नहीं मिलता। अगर आपने सामान आज सप्लाई किया है तो उसकी पेमेंट थोड़े दिन बाद मिलती है और इन दिनों के गैप को हम रिसीवेबल डेज कहते हैं। तो यहाँ पे 2016 में जो कंपनी के रिसीवेबल डेज थे वो थे 24 डेज, जो कि 2020 में डिक्रीज होकर 20 डेज हो चुके हैं। बट अगर हम इसे एवरेज इंडस्ट्री डेज से कंपेयर करें तो ये उसी के इक्वल हैं, जो कि काफ़ी फेयर डेज हैं। इसके अलावा
अगर हम बात करें कंपनी के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बारे में, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो मतलब कंपनी अपनी इन्वेंट्रीज को एनुअली कितनी बार टर्नओवर कर पा रही है, कितने टाइम्स टर्नओवर कर पा रही है, इसे हम कह देते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो 2016 में जो कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो था वो था 7.27%, जो कि यहाँ पे 2020 में 5.50 हो चुका है, जो कि यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से हुआ है। बट इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें आरओई के बारे में, आरओई मतलब रिटर्न्स ऑन इक्विटी। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की इक्विटी पर, उनकी इन्वेस्टमेंट्स पर कितने रिटर्न्स लेकर आ रही है, इसे हम कह देते हैं आरओई। तो यहाँ पे कंपनी का पिछले 5 साल का जो आरओई है वो है 43%, जो कि इंक्रीज होकर पिछले 3 साल में 49% हो चुका है। इसके अलावा एक और रेशियो को एनालाइज कर लेते हैं, जो कि है आरओसी। आरओसी मतलब रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने जो अपने बिजनेस में पैसा लगाया है, जो कैपिटल लगाया है, उस पर हमें जो रिटर्न्स आ रहे हैं, इसे हम कह देते हैं आरओसी। तो यहाँ पे कंपनी का पिछले 5 साल का जो आरओसी है वो है 64%, जो कि पिछले 3 साल में इंक्रीज होकर 72% हो चुका है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में, तो अगर हम बात करें कंपनी की सेल्स के बारे में, तो सितंबर 20 के क्वार्टर में जो कंपनी की सेल्स थी वो थी 1009 करोड़, जो कि सेम पिछले साल क्वार्टर में थी, सितंबर 19 के क्वार्टर में थी 638 करोड़। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये जो ग्रोथ आई है वो स्पेशली आई है फेमिनिन हाइजीन के सेगमेंट से। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, तो सितंबर 20 के क्वार्टर में जो इनकी प्रॉफिट्स थे वो थे 254 करोड़, जो कि सेम पिछले साल क्वार्टर में थे 137 करोड़। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ आई है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में। तो इस कंपनी के चेयरमैन हैं मिस्टर चित्तरंजन दुआ, और अगर हम बात करें कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में, तो वो है मिस्टर मधुसन गोपालन, और इन्हें इस कंपनी में काम करते करते 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की प्रोमोटर्स होल्डिंग के बारे में, तो यहाँ पे जो कंपनी की प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो है 70.64, और ये काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंट है, बिल्कुल सेम है। इसके अलावा अगर हम पूरे शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें, तो अगर हम बात करें FIIs के बारे में, मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो सितंबर 19 के क्वार्टर में जो उनकी शेयर होल्डिंग थी वो थी 3.36%, जो कि इस साल सितंबर 20 के क्वार्टर में डिक्रीज होकर 2.45% हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें DIIs के बारे में, मतलब कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो सितंबर 19 के क्वार्टर में जो उनकी शेयर होल्डिंग थी वो थी 12.10%, जो कि सितंबर 20 के क्वार्टर में इंक्रीज होकर 13.51% हो चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ये थी पूरी एनालिसिस इस कंपनी के ऊपर, और मैं आपको यहाँ से दोबारा बता देता हूँ, ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।